जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। और दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 7 के बारे में। तो दोस्तों इसमें पढ़ना है कि उस समय में जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह से एक जगह बसे हुए समुदाय। तो दोस्तों वहाँ पे जनजातियां कितना था, किस तरह से था, और खाना बदोश में कितने लोग एक जगह बसे हुए थे या कोई घूमते घूमे थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और दोस्तों शिल्प वगैरह के बारे में, मार्केट वगैरह के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए पिछले अध्याय में। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर वगैरह कैसे कैसे निर्माण हुआ, शिल्पकला, ये सब सारी चीज़ें मध्यकाल का पढ़ चुके हैं। उसके बाद शासक के बारे में तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अपना अपना जो है मतलब जो भी नोट्स बनाए होंगे देखते रहिएगा, रिवाइज ताकि होता रहे पिछले में क्या क्या पढ़े हैं मध्यकालीन, ताकि पढ़ने में हमको बहुत ही इंटरेस्ट लगे। बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राजा के उत्थान और पतन हुआ। तो इस पटापटक के बीच ही कलाओं और दस्तकारियों का उदय, गतिविधियां की नई किस्से शहरों और गांवों में फल फूल रहे थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। तो ये स्वाभाविक है दोस्तों, हर जगह सामाजिक परिवर्तन एक जगह एक तरह नहीं हो सकता। अगर अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो कैसे कैसे विकसित हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय नृत्य देखिए यहाँ पे हो रहा है, और संजाल चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए नृत्य का काम यहाँ पे हो रहा है, जनजातीय लोग नृत्य कर रहे हैं। बोल रहा है इस महाद्वीप में बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित थे। तो आप लोग पहले ही पढ़े थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 6 में ही पढ़ चुके हैं कि वर्ण के अनुसार जो है समाज विभाजित था पहले, और ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए बड़े बड़े नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा भी स्वीकृत किए जाते थे। तो ब्राह्मण सबसे ऊंचा था, इससे ऊंचे और नीचे और तथा अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ा था। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों का काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। तो इसमें श्रेणीबद्ध समाज बन गया था, वर्ण के आधार पर नहीं, श्रेणी के आधार पर। बड़े शहरों में किससे परे जनजातीय समाज। बोल रहा है अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कानूनों को नहीं मानते थे। तो दोस्तों पहले तो ऐसा था कि ब्राह्मण कह दिया वो मानना है तो मानना है, राजा भी मानेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं था। ब्राह्मण के द्वारा सुझाए गए कोई कोई ऐसा भी कर्मकांड था जो नहीं भी मान सकते थे, कितना भी कोई कोई लोग नहीं भी वहाँ पे मानते थे। और नहीं वे कोई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर वे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता था। बोल रहा है प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी और बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, और कई जनजातियां लोग शिकारी, संग्राहक या फिर पशुपालक भी होते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक साधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। पूरा इस्तेमाल करने में गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे जगह जगह से एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमती भी रहती थी। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाह पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। वो किसी की जो सुनते नहीं थे, अपने बनाए गए नियम पर चलते थे। जनजाति मतलब पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र। बोल रहा है इस उपमहाद्वीप में बड़े विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम स्थानों पर निवास करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अनेक शक्तिशाली साम्राज्य के साथ उनका टकराव होता रहता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी आह्लादा संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। तो ऐसा नहीं था कि अलग था। जो जाति आधारित समाज था वो भी जनजातीय समाज पर, और जनजातीय समाज था वो भी जाति आधारित समाज पर किसी न किसी बात के लिए जो है निर्भर थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाज में धीरे धीरे बदलने का काम भी किया था। तो जनजातीय लोग कौन थे अब यहाँ पे देखिए जानते हैं। बोल रहे समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो ये लोग भी जो है क्यों लिखेंगे, ये लोग तो अपना स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, तो इन लोग जो भी इनके बारे में भी जो है लिखित दस्तावेज नहीं मिला है, नहीं रखते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और बाजिक मौखिक परंपराओं और वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विस्तार में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजाति के इतिहासकार लिखने के लिए एक वाचिक परंपरा का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत में लगभग हर क्षेत्र में पाए गए हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था, और कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाका पर नियंत्रण था। तो उसमें भी ऐसा था, जनजातीय लोग भी, जो बड़ा जनजातीय लोग थे, जो ज़्यादा शक्तिशाली थे, वो भी एक बड़ा इलाका पर जो नियंत्रण करते थे। पंजाब में खोखर जनजाति था जो 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली था। तो बहुत प्रभावशाली था पंजाब के खोखर जनजाति, याद रखिएगा आप लोग।
यहाँ बाद में गोखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। तो पहले तो खोखर थे और फिर गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उसके मुखिया कमान खान था और गखर के बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो कमाल खान गखर को जो है अकबर ने क्या बना दिया, मनसबदार बना दिया था वहाँ पे। और मुल्तान जैसे सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने के पहले लंगान और अरघून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर भी था। तो इस तरह इस सब दोस्तों क्या है, जनजाति है। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी जो था बलोच। ठीक है, ये लोग अलग अलग मुखिया वाले छोटे छोटे कुलों में भी बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप में सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों को पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूद बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1551 में चेर लोगों को हमला किया और उन्हें परास्त भी किया था। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया और लेकिन पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों को किलों को जो है कब्जा कर लिया और इस जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों को मुंडा और संताल का थे और उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो दोस्तों वहाँ पे ये कौन थे, संताल थे और मुंडा थे। तो ये लोग को फिर बाद में औरंगजेब ने हराया और इसके कब्जा कर लिया। जो चेर थे तो उस पर कब्जा कर लिया और फिर वहाँ पे उसको हटाया। ठीक है, कुल क्या होता था, तो कुल वही परिवार के घरों के एक ऐसे समूह जो कुल में रहते थे और एक के बाद एक पूर्वज संतान वहाँ पे दावा करते थे। जनजातीय संगठन में ऐसे नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा आधारित होती थी। तो इस तरह से हम देख लिए यहाँ पे मानचित्र दे रहा है जनजातियों का कि कहाँ से कैसे कैसे जनजातियाँ फैली हुई थी। तो इसको आप लोगों को देखना है। बेरात जनजाति यहाँ पे देखिए है, और यहाँ पे कारोगा है, कोयाम है, खोंडा है, गोंडा जनजाति है, गोंड जनजाति, संताल यहाँ पे है, ओरान देखिए, मुंडा यहाँ पे, चेर यहाँ पे होगा, कोंच है, खांसी है, होम है, नागा है, अरहुण यहाँ पे है, समास है, कोली, भील, तो जाटवास। देखिए पूरी तरह से मतलब इतना जनजाति, खोखर यहाँ पे है, खोखर, लंगाल, बलूची, जंजुला, गखर। तो इस सब जो है दोस्तों यहाँ पे सब जो है जनजातियाँ हैं। ये सब पढ़ लिया हम लोग। यहाँ पढ़ना है हम लोगों को। बोला है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेदार और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। तो कोली लोग कहाँ थे, गुजरात के इलाकों में थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पहाड़ी में भी लोग थे। कुछ और दक्षिण में कोरागात, बेतर, मालवा और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में मिली है। 16वीं शताब्दी के अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बस गए थे और खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके। लोग कौन, भीलो जनजाति। और मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो आंध्र प्रदेश के देश में अगर देखें तो वहाँ पे कौन थे, गोंड लोग थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। तो रात में देखिए लोग शिकार करते थे, भील लोग हैं, लोग रात में हिरन का शिकार कर रहे हैं। जनजाति हैं पर जो आंध्र प्रदेश वगैरह में रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में भी लोग, और ये लोग वहाँ पे मध्य प्रदेश में से मध्य भारत में जो था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में तो रहेगा गोंड रहेगा। और दोस्तों देखिए इस तरह से इसको जो है दिखाया गया है। अब बोल रहा है खाना बदोश के बारे में बोल रहा है। खाना बदोश और घूमते हुए लोग कैसे रहते थे। तो खाना बदोश चरवाहे अपने परिवारों के साथ दूर दूर तक घूमते थे और उसका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर भी निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों एवं अनाज और कपड़े भी ऐसे ही अनाज और कपड़े ही ऐसे ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि को विनिमय करते थे। और कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों को ढुलाई का काम भी करते थे, मतलब ढोते थे सामान। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों को खरीद फरोख्त भी करते थे। तो यहाँ से खरीदा और वहाँ जाकर के बेच दिया महंगे दाम में। तो इस तरह की चीज़ भी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चित्र दे रहा है, बोल रहा है घुमंती व्यापारी का श्रृंखला भारत के बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँट पर लादा जा रहा है और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसे वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुँचाते थे। तो ये लोग को क्या कर रहा है कि मेवा यहाँ पे से इकट्ठा कर रहा है, देखिए इससे ले रहा है और यहाँ ये ला करके फिर दूसरी जगह जो है बेचेगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता था कि बाहरी दुनिया से भी जोड़ता था। वहाँ के भी संस्कृति से मेल जोल हो रहा है ना, मेल जोल होगा तभी तो बातचीत होगा, तभी तो उससे ले रहा है मेवा।
तो इस तरह से काम करता था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। उनका कारवां टांटा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बांजरों का ही इस्तेमाल नगर बाजारों तक अनाज को ढुलाई के लिए करता था। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादान जो खाने वाला सामान था उसका ढुलाई भी काम किया था। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो इतनी बड़ी सेना थी ही। दोस्तों इधर देख लीजिए खानाबदोश और भ्रमणशील समूह के बारे में दे रहा है कुछ। तो बोल रहा है खानाबदोश घुमंतू लोग होते थे और उसमें कई पशुचारी होते थे जो रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। इसी तरह दस्तरकार फेरी वाला जो फेरी करता था वो, फिर नृतक, गायक और अन्य तमाम भ्रमणशील समूह भी काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा जो है करते थे। और खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब हम यहाँ पे देख लीजिए एक बंजारे के बारे में कुछ दे रहा है। तो बंजारा का वर्णन किया है अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य भी तो क्या था, बंगारा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टाटा से हुई। तो यहाँ पे एक अंग्रेज है, ठीक है ना, अंग्रेज व्यापारी वो एक बंजारों से मिलता है और वहाँ पे उसका वर्णन कर रहा है। तो बोल रहा है कि सुबह उसका मुलाकात हो जाता है एक बंजारा से, ठीक है। बंजारा एक टांटी से हुआ जिसमें 14,000 बैल थे, ठीक है। तो एक टांटी है जिसमें 14,000 बैल है। सारे पशु गेहूं चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे और वे बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीवी और बच्चे लेकर के अपने साथ लेकर आए थे। एक टांके में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका वह उन भार वाहकों से मिलता जुलता था जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे और कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर भी नियुक्त होते थे। तो कई बार अपने भी उनके मतलब खरीद लेते थे और कई बार जो है भाड़ा पर भी लेते थे वो लोग बैल व्यापार करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे, मतलब खुद ही रखते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता था वहाँ से वे खरीद लेते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ वह महंगा बेच सके। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो कि और जगह पर मुनाफे के साथ बेची जा सके। मतलब यहाँ से कुछ सस्ता मिल रहा है तो यहाँ से सस्ता सामान ले लिए जो महंगा बिकेगा, और वहाँ पे से कुछ सस्ता सामान लेकर कहीं और बेचेंगे जहाँ पे वो सामान महंगा बिकेगा। इसी तरह से काम करते थे। और टांटा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे एक टांटा में, और वे एक दिन में 6-7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, और क्योंकि वहाँ की ज़मीन पर्याप्त और उनके रोकने वाला कोई नहीं था। तो इस तरह से थे, इस तरह से पढ़ लिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि कई पशुचारी अनजातीय मवेशी और घोड़े जैसे जानवर को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने के काम भी करते थे। तो घोड़ा मवेशी भी बेचते थे, यहाँ तक कि काम भी बेचते थे। तो आज भी ऐसा होता है। छोटे मोटे फेरी वाला को विभिन्न जातियों का एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी सरकंजे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी मंतु सौदागर का काम करते थे। नर्तकी गायक अन्य तमाम बिनों के भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। यहाँ पे दोस्तों देख लिए कांस्य का ये मशवरा है, कांसा का बनाया गया है, ठीक है ना। और कुटिया कोंड जनजाति के साथ जनजाति ने बनाया है। कौन जनजाति? कोंड जनजाति, जो उड़ीसा में रहती थी, ठीक है ना। अब बदलता समाज के बारे में दे रहा है। कुछ नया जातियाँ आया और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर अन्य जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर दिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्रायः शिल्पकार, सोनार, हुनार, बढ़ई, माल मिस्त्री को ही ब्राह्मण द्वारा जातीय के रूप मान्यता दे दी गई थी। वर्ण के बजाय जातीय और समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श यहाँ पे क्या गया है, बोल रहा है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थिर उरैया गोंडा उरैयान में 12वीं सदी के अभिलेख में ब्राह्मणों का एक सभा के विचार विस्तार का वर्णन मिलता है। वे क्या थे? वे रथकारों, जो रथ बनाने वाले लोग थे, उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श करते थे। उन्होंने इस नीति के कामकाज तय किए और उन्हें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना
मंदिर द्वार बनाया, फिर मूर्तियों का स्थापना करना, बलि के लिए लकड़ियों के बने साज सज्जान तैयार करना, मंडप बना, राजा के लिए जेवरल बनाना शामिल थे। तो ये सारी चीज़ों को जो वहाँ पे शामिल किया गया था। बोल रहा है 11वीं शताब्दी के 11वीं और 12वीं शताब्दी आते आते अपने क्षत्रियों के साथ नए राजपूत गात्रों का ताकत जो है काफ़ी इजाफा हुआ, और वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ वंश परंपराओं में आते गए, कुछ अनेक जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ तक परिवर्तक हो गया। शासकों में राजा का निर्माण अपनी संपदा इस्तेमाल करने लगे। बलात्कारिक शासक के रूप में राजा पुत्र गोत्रों के उदय का उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मण के समर्थक ने नई जनजातियों की जातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल कुछ जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी आबादी संख्या समाज में छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ अगर पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद के प्रभुत्वशाली जातियों को काफ़ी इस्लाम का जो है अपना लिया। उन लोग क्या किया कि इस्लाम धर्म को जो अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। तो जाति व्यवस्था को लोग नहीं मतलब सोचते कि नहीं, जाति व्यवस्था कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इस इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। तो जो स्नातक वर्ग थी हिंदू धर्म, वो गैर बराबरी वाला था समाज व्यवस्था, तो उसको वो लोग नहीं मतलब स्वीकारते थे। बोल रहा है राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हिस्सा के 2 उदाहरण भी हैं। तो नज़दीक से एक नज़र डालिए इस पर, ठीक है। अब ऊपर तो पूरा पढ़ लिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक महिला हो गोंड जनजाति का है, ठीक है। गोंड जनजाति का महिला है। तो देखिए इस तरह से उस महिला का चित्र दिया गया है। बोल रहा है दोस्तों गोंड के बारे में कुछ नज़दीक से नज़र डालने के लिए बोल रहा है। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानीय कृषि और जगह बदल बदल कर जो है खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड से ज़्यादा पर हावी होने लगे। और अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबर नाम में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। तो गढ़ कटंबा के गोंड राज में कितने थे? 70,000 गांव थे। तो वहाँ पे इतना इकट्ठा था। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत के जो ताकत घटी, तो जो बड़ा गोंड राज था, बड़ा जो शक्तिशाली गोंड था, वो मतलब कम शक्तिशाली पर जो हावी होना शुरू कर दिया था। इस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एकीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोल कुंड के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। उन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बहहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर होता था। दोस्तों पूरा 84 का था, जो मतलब 12-12 गांव करके अलग अलग कर दिया गया था। और वहाँ पे एक जो है नियंत्रक, उस 12 गांव को एक नियंत्रक के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस तरह से बना दिया गया था। बड़े बड़े राजाओं के उदय में गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उसका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तो मतलब इतना इसको चरित्र बदल दिया गया था कि अब उसका बराबरी करने के लिए गोंड जनजाति का कोई बराबरी करने वाला नहीं था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं को अनुदान की भूमि प्राप्त की और अधिकार प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने का चाहत हुई। तो अब उनको लगा कि हम क्या करेंगे, मतलब राजपूत के मान्यता प्राप्त करेंगे। इसलिए गढ़ कटंका के राजा गोंड राजा अमलदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी, और पुत्र दलपत ने महोबा के चंद राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। तो दोस्तों देखिए कितना शक्तिशाली हो गया था गोंड साम्राज्य। होने जब लगा इसको कि हम राजपूत की जो है मान्यता प्राप्त करेंगे, तो एक राजा था, उसका नाम था दोस्तों, एक राजा था, उसका नाम था क्या, कटंका, गढ़ कटंका। तो उन्हें क्या किया कि मतलब गोंड राजा अमन दास था, वो क्या किया कि वहाँ पे उपाधि धारण कर लिया था संग्राम शाह की, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका पुत्र हुआ दलहत, और उन दलहत हुआ तो वो क्या किया लिया कि एक राजकुमारी दुर्गावती से ही विवाह कर लिया, जो चंदेल राजपुत्र का था, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो है प्रक्रिया बनाई। अब देखिए गोंडवाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए गोंडवाना,
ठीक है, इस मानचित्र में दिखाया गया है। तो देख रहे हैं कितना जो यहाँ पे फैला हुआ था। ऊपर कुछ छूट गया दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इस महिला के बाद एक स्थानांतरित कृषि था। स्थानांतरित कृषि के बारे में यहीं पे दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं जानते क्या होता है स्थानांतरित कृषि। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि के बारे में जानें तो यह किसी वन बार में पेड़ों और झाड़ियों से पहले काटा और जलाया जाता था और उसमें राख में ही फसल बो दी जाती थी। तो वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, आप झाड़ियाँ वगैरह हो गई है तो उसको जला दिया, फिर उसको वहाँ पे से राख नहीं हटाया, उस राख पर ही मतलब बो दिया गया फसल। जब ज़मीन अपनी उर्वरा खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह की फसल वहाँ पे उगाई जाती है, तो इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता था। बोल रहा है दलपत। दलपत जो हाँ राजा दुर्गावती से राजकुमारी दुर्गावती से जो विवाह करता है उसकी मृत्यु के कम उम्र में ही हो गई थी, तो उसका मृत्यु फिर हो जाता है। तो दुर्गा बहुत वती क्या हो जाती है, बहुत योग्य थी। दुर्गा बहुत मतलब दुर्गावती जो थी राजकुमारी तो मतलब राजपूत शासक की ही थी, तो बहुत ही योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासक काम खुद संभालती है। उसका 5 साल का एक पुत्र होता है वीर नारायण, तो उसको शासक पर बैठाती है अपने मतलब गद्दी पर, और कार्यभार जो है खुद संभालती है। उसके समय में राज्य का अभी अधिक विस्तार हुआ और 1565 ईस्वी में आफिन खान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने गढ़ कांटका पर हमला कर दिया और फिर दुर्गावती को क्या कर लेता है, मतलब जम कर सामना करना पड़ा था। उसकी हार हो जाती है और समर्पण के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया था, तो फिर मर जाती है। वो सोची कि हम हारेंगे नहीं, हम मर जाएंगे उससे, ठीक है ना। तो समर्पण अपना नहीं दिया और वहाँ पे वो मतलब अपनी जान त्याग देती है और फिर उसके बाद उसका बेटा भी जो है लड़ते हुए मर जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे इसको 5 साल का था उसको बैठाया था ना वीर नारायण को, और फिर संभाल रही थी कुछ। ये यहाँ पे दोस्तों देखिए एक नक्काशीदार दरवाज़ा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में बनाया गया था। ठीक है, तो दरवाज़ा इस तरह से था। सॉरी, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। हाँ, ये देखिए, तो ये इस तरह से दोस्तों दरवाज़ा बनाया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो आज कल के दरवाज़ा से कितना भिन्न है ना, डिजाइनिंग बनाया गया था बहुत। बोल रहा है गढ़ का कटंका का एक समृद्ध राज था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में उसका निर्यात करने में व्यापार खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडा को हराया तो उसने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुमूल्य में हाथियाँ में लिए थे। जब ये गोंड को हराया था मुगल साम्राज्य, तो क्या किया कि बहुत यहाँ पे से बेशकीमती ही मतलब सिक्के मिला और हाथियाँ बहुत मिला था, क्योंकि हाथी में दोस्तों ये समृद्धि था। ठीक है ना। उन्होंने राज का एक भाग अपने कब्जे में कर लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया था। तो वीर नारायण तो फिर डेथ कर जाता है। उसकी माता दुर्गावती थी। दुर्गावती भी, उसके पिता पहले ही मारे गए थे। उसके बाद दुर्गावती शासन कर रही थी, तो वीर नारायण और दुर्गावती दोनों डेथ कर जाती है। तो आधा राज्य मुगल साम्राज्य रखता है और फिर उसके उसके चाचा जो होते हैं चंदर शाह को जो है लौटा देता है। बोल रहा है कि गढ़ कटंका का पतन के बावजूद गोंडा राज्य को बहुत कुछ समय तक चलता रहा, और लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली मुगल बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उन्हें संघर्ष असफल रहा। तो इस तरह से मतलब गोंड साम्राज्य जो है विनाश हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए अहोम के बारे में, अहोम जनजाति के बारे में कुछ दे रहा है। बोल रहे हैं अहोम लोग मौजूदा म्यांमार के आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे हुए थे। उन्होंने भूइयाँ मतलब भूस्वामी और लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया था। ओहोमो ने एक बड़ा राज्य बनाया, जिसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने 1530 के दशक में ही दोस्तों आग्नेय मतलब अग्नि से बना हुआ अस्त्र का जो है निर्माण किया था अहोम जनजाति ने। और 1660 आते हुए उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करना शुरू कर दिए थे। तो सोच रहे होंगे आप लोग कितना 1660 में जो है सबसे पहले बारूद तोपों का निर्माण उन्होंने करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले दोस्तों बारूद और तोपा का निर्माण बाबर के काल में हुआ था। आपको याद है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। लेकिन अहोम लोगों ने दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर राज पर हमला किया था और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों ने पराजय हुई, लेकिन वे क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। 1562 में मुगल साम्राज्य यहाँ पे आक्रमण तो इसको करता है, लेकिन फिर और ये इसको हरा भी देता है मतलब, लेकिन फिर ज़्यादा समय तक मुगल इस पर नहीं रह पाता है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो जिन लोगों से जबरन काम करवाया जाता था वो क्या कहलाते थे, पाइक।
अहोम राज्य में एक जनगणना की थी। प्रत्येक गांव में अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। तो जहाँ पे कम आबादी है वहाँ पे ज़्यादा आबादी वाला है वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाता था। एक प्रकार अहोम कुल टूट गए। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूरा होते होते प्रशासक खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में बांध, सिंचाई इत्यादि का निर्माण भी अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। और अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए थे। अहोम साम्राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थे, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे और किसान ने अपने ग्राम समुदाय में निर्मित जमीन दे दी थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जाया जा सकता था। तो मतलब जब समुदाय एक ज़मीन इसको दे दी थी और जब तक इसको वापस नहीं इस ज़मीन को लिया जा सकता था राजा के द्वारा ही भी नहीं, जब तक वो समुदाय नहीं कह देती। बोल रहा है कि यहाँ पे दोस्तों देखिए कान के आभूषण है। कान का आभूषण यहाँ पे मणिपुर से इस तरह का मिला है। देख लीजिए किस तरह से है कान का आभूषण, बहुत बड़ा है। बोल रहा है शुरुआती में हम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। तो शिव सिंह वहाँ पे बहुत प्रधान धर्म था जो 1714 से 44 तक जो है चला। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। तो अपनी जिसको पारंपरिक जो चीज़ें थी वो अपना कर रखा साथ साथ। अहोम साम्राज्य एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी। तो कवि होता था और विद्वान होता था उसको भी दोस्तों ज़मीन दिया जाता था दान में। बोल रहा है नाटक कर्म के प्रोत्साहन दिया जाता था और संस्कृत में महत्वपूर्ण कृतियाँ का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक इतिहासकार कृतज्ञों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। कई इस आदान प्रदान से लोगों के तरह तरह के समाज के अनुकूल और बदलाव की प्रतिक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार के जनजातियाँ थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए और लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी धर्म हिंदू दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजाति और सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था आने वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और वे उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों साम्राज्य को संघर्षित की स्थिति को ला खड़ा कर दिया। तो मतलब जो अपनाए हो तो अपना लिए, जो नहीं अपनाए उसके बारे में बोल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए मंगोल के बारे में जो रहा था, मंगोल बहुत खतरनाक था। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे पिछले सब अध्याय में। जब मंगोल जो है उस समय आक्रमण करता है, जब अलाउद्दीन खिलजी रहता है शासन करते हुए, फिर मोहम्मद तुगलक भी रहता है। तो अलाउद्दीन तो सामना कर लेता है, मोहम्मद तुगलक तो एक बार इसको हराता भी है, लेकिन फिर इसको जो है मतलब काफ़ी तुगलक जो है बहुत हारता है, ठीक है ना। बोल रहा है अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। मंगोलिया में इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया में घास के मैदान और छोटा उत्तर के ओर से वन प्रांत में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खां ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उसे शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। तो चंगेज खां ही तो था इसका जो निर्देशक था, जो निर्देश वगैरह करता था वो यही था, चंगेज खां ही। तो 1206 में दोस्तों चंगेज खां तुर्की को क्या किया था कि एकता पैदा कर दिया था वहाँ पे और शक्तिशाली सैन्य में बदल दिया था। अपनी मृत्यु के पश्चात, सैन्य खां तो अब मृत्यु हो गया 1227 में, तो अपनी मृत्यु के पश्चात वह एक सुविकसित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारी ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूसी, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व के खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जातियों, धर्मों, समूहों पर आधारित जो है यहाँ पे इसका समर्थन था बहुत सा। तो इस तरह से मंगोल के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं काफ़ी, जो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ नहीं दिया, इससे ज़्यादा तो पीछे दिया था, ठीक है। तो ये पता था हम लोगों के 1206 में था और उसने इसका जो है नेता था वो कौन था, नेता था चंगेज खां। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना था दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है, इसको बनाना है और इसके बाद फिर हम लोगों को चैप्टर आगे हम बारे में
पढ़ना है। यहाँ पे कुछ शब्द दिया है जो देता है इस तरह से। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।